नमस्कार। क्वेश्चन आवर में आप सभी का बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 को समान नागरिक संहिता कानून लागू किया गया था। आज एक साल पूरा होने पर देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने उन सभी लोगों को सम्मानित किया जो कानून बनाने में शामिल थे और जिन्होंने सहयोग किया था। राज्यवासियों को यूसीसी से कितना फायदा हो रहा है ये तो प्रदेश की जनता ही जानती होगी, लेकिन इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस नेता फिर से आमने सामने हैं। 2022 के चुनाव में बीजेपी ने उत्तराखंड वासियों से वायदा किया था कि सत्ता में आने के बाद प्रदेश में यूसीसी लागू किया जाएगा। महीनों इस पर काम किया गया और 27 जनवरी 2025 में उत्तराखंड का देश का पहला राज्य बन गया जहां यूसीसी कानून लागू किया गया। कानून लागू होने के एक साल पूरा होने पर सीएम धामी कानून को लेकर जो बातें बता रहे हैं उस पर कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कानून को सनातन परंपरा के खिलाफ बता दिया। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के जो एक वर्ष है वो पूरा हो गया है और यूसीसी के एक वर्ष पूरा होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि भाई यूसीसी लागू करने वाला राज्य उत्तराखंड पहला स्टेट बना। यूसीसी लागू करने का हमने संकल्प लिया था और भावी पीढ़ी को सुरक्षित उत्तराखंड देना हमारा मकसद है। धर्म के आधार पर मातृशक्ति का शोषण बर्दाश्त नहीं होगा। यूसीसी कानून से समाज के सभी वर्गों को फायदा होगा, ये भी उन्होंने कहा। यूसीसी से महिलाओं को समान अधिकार मिला है, सम्मान और न्याय मजबूत हुआ है और यूसीसी लागू होने से जो बहु विवाह होते थे, जो सनातन धर्म में माने जाते थे, इसके अलावा जो मुस्लिम्स हैं उनमें हलाला जो है, इस तरीके की जो कुप्रथाएं हैं उनको खत्म करने की बात हो रही है। इसके अलावा जो लिव इन रिलेशनशिप है, देखिए उसका पंजीकरण करवाना जो है वो भी अनिवार्य होगा। सामाजिक विश्वास का सशक्त प्रमाण है यूसीसी। ये तमाम बातें जो मैं आपको बता रहा हूं इनमें से कुछ बातें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भाई कुरीतियों से मुक्ति, महिलाओं को समान अधिकार, सुरक्षा की दिशा में एक नया अध्याय यूसीसी है, उत्तराखंड के भविष्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी। तो ये तमाम बातें जो हैं हम आपको बता रहे हैं जहां पर यूसीसी दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही है। अब सवाल यह है कि इसको क्या धर्म के चश्मे से देखा जा रहा है, क्या इसको चुनाव के मद्देनजर देखा जा रहा है? क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये बातें जो मैंने अभी आपको बताई ये हमेशा वो अपने संबोधन में भी कहते हैं और आज तो दिवस ही यूसीसी का था, तो जाहिर सी बात है उन्होंने ये भी कहा कि भाई कुछ लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं। तो सवाल ये है कि विपक्ष का जो इसमें मानना है वो आखिर क्या है, कि क्या वाकई में इसमें तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है और इसमें विपक्ष की क्या भूमिका रहेगी? क्योंकि कांग्रेस ने इस पर सवाल उठा दिए हैं और उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा है। सियासी हमला हरीश रावत ने किया है बीजेपी पर और बीजेपी पर आरोप लगाया कि वोट बैंक की राजनीति कर रही है। देखिए, तो बातचीत की शुरुआत करेंगे अभी हम और हमारे साथ जो हैं तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन हिंदू धर्म में जैसे विवाह संस्कार हुआ जिसको पवित्र संस्कार माना जाता है, इसके अलावा सामाजिक संस्कारों के साथ साथ और भी कई अन्य संस्कार होते हैं जिसमें हिंदुओं को काफ़ी उसमें महत्वता दी जाती है सनातन में। तो इस तरीके से चाहे दूसरे धर्म के लोग हों, लेकिन अब सबके लिए एक जैसा कानून लागू होना, क्या इस पर राजनीति होनी चाहिए या फिर नहीं? हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। राजेश बिष्ट जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत राजेश बिष्ट जी आपका। पंकज छेत्री जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं। पंकज जी आपका भी स्वागत। दीपक रावत जी स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं, यूकेडी प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत दीपक जी। राकेश मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी स्वागत। उमा सिसोदिया जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है उमा जी। राजेश बिष्ट जी, अब देखिए ठीक है आप लेकर आए, एक साल पूरा हो गया है, लेकिन सवाल ये है सर, इसकी ज़रूरत क्यों लगी एक साल पहले सरकार को कि यूसीसी उत्तराखंड में लागू होना चाहिए? कोई बड़ी वजह थी इसकी? सचिन जी देखिए, निश्चित रूप से उत्तराखंड देवभूमि के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है और 2022 का अगर आप भारतीय जनता पार्टी का दृष्टि पत्र अगर आप देखेंगे तो आपको सबसे प्राथमिकता पे दिखेगा कि हम जब चुनाव में उतरे थे जी, तो हमारी पार्टी ने साफ स्पष्ट शब्दों में जनता के बीच में जब अपना वोट के लिए जाके लोगों के बीच में मांग की, तो लोगों के बीच में जाके विश्वसनीयता के साथ हमने इस उत्तराखंड के अंदर जो हमारे लोगों की एक मांग थी जी,
उस मांग के आधार पे यूसीसी को दृष्टि पत्र में प्राथमिकता से रखा था। और वो एक आधार जनता के बीच में जाने का था, जिसमें 1.25 करोड़ उत्तराखंडियों ने भारतीय जनता पार्टी पे, जो एक मिथक उत्तराखंड के अंदर चलता आया था कि 5 वर्ष में यहाँ पे कभी कांग्रेस की सरकार आती है, फिर बीजेपी की आती है, फिर कांग्रेस की आ जाती है, इस मिथक को तोड़ने का काम हमारे इस प्रदेश के देवतुल्य जनता ने किया। और यही मिथक है कि जिस दृष्टि पत्र पे हम लोगों ने अपने एजेंडे को तैयार करके जनता के बीच में गए और एक एक परिवार, एक एक घर से हमने जाके कहा कि हमारा दृष्टि पत्र ये कहता है, जिसमें हम इस प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को समानता देना चाहते हैं। और वो प्राथमिकता पे रखकर अगर उस विश्वास पे हमारे प्रदेश के लोगों ने हमारी पार्टी पे, हमारे नेता पे अगर मोहर लगाई है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जब सरकार में आए, सत्ता में आए, तो हम उन सब कामों को निर्भीकता से करें और जन भावनाओं को देखते हुए कार्यों को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी फिर चुनी हुई सरकार पत्र में इतने करोड़ जनता का ये भावनाएं थी। तो सर ये बताइए, क्या पूरे प्रदेश की जितनी जनता है, सभी धर्मों के लोग, राजेश जी, क्या इसको स्वीकार कर रहे हैं? एक्सेप्टेंस है इसकी? सचिन जी, स्वीकार करने जैसी बात, जब इस पे कमेटी बनी थी तो उस कमेटी पे पूरे 1 साल तक मंथन हुआ। उस मंथन के बाद करीब 4.5 लाख आवेदन, 4.5 लाख प्रतिक्रियाएं आए, लोगों के अपने अपने सुझाव थे, अपने अपने लोगों के पास, हर धर्म के, हर समुदाय के पास जो समिति थी, समिति ने अपनी बात रखी और उन बैठकों का सीधा प्रसारण किया और उन बैठकों के आधार पर ही ये बिल आया। और बिल आने के बाद ये बिल आज एक कानून के रूप में हमारे उत्तराखंड में मिला हुआ है और इस कानून में खराबी आम जनता ने कभी नहीं कही। ठीक है, आप ये कह रहे हैं राजेश जी कि देखिए, मुस्लिम्स को लेकर बहुत बड़ी बातें कही जा रही थी। चलिए, जो सनातन धर्मी है वो तो आपकी बात से एग्री हो गए, लेकिन आप मानते हैं कि जो मुस्लिम्स के लिए कानून लाया जा रहा था, ये भाई क्योंकि शरीयत के हिसाब से चलते हैं, तो आपको लगता है कि उनके अंदर भी एक्सेप्टेंस है, कोई विरोध मुसलमानों में इसको लेकर नहीं है? और आपकी सरकार ने जो ये कानून 1 साल पहले लाए थे, इसके लिए उन्होंने हरी झंडी दी थी, उस वक्त कोई विरोध नहीं हुआ था, आप ऐसा कह रहे हैं? सचिन जी, देखिए, ये डिबेट के लिए एक मुद्दा हो सकता है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार के लिए 1.25 करोड़ जो उत्तराखंडी इस प्रदेश के अंदर रहते हैं, वो समान दृष्टि से देखे जाते हैं। नियम कानून सबको समानता में लाने का है, महिलाओं को मजबूत करने का है, महिलाओं के सशक्तिकरण का मामला, उनके सम्मान का मामला और समानता में समस्तता देखने का भारतीय जनता पार्टी का जो ये लक्ष्य था वो उस पे आधारित है। तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि हम पूरे उत्तराखंड को एक दृष्टि से देखते हैं, समस्त वर्ग, समुदाय, पंथ। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं राजेश जी कि आप सबको एक नजर से देखते हैं, ठीक बात है। चलिए, ये तो आपने कहा कि एक नजर से देखते हैं। पंकज छेत्री जी, जब बीजेपी के लोग सब एक नजर से देख रहे हैं, अब आप कहां से इसमें सर सनातन, इस्लाम, ये तमाम चीजें कहां से उठा लाए? अब देखिए, हरीश रावत कह रहे हैं भाई तो सनातन धर्म पर हमला है। आपको सनातन याद आ गया सर जब यूसीसी हो गया। आप देखिए, राजेश जी तो बड़े गर्व से कह रहे हैं भैया सबका साथ सबका विकास, हम नहीं देखते हिंदू मुस्लिम। हेलो जी पंकज जी, आवाज आ रही है मेरी? आप बोलिए सर। मेरा ऑडियो? हाँ बिल्कुल क्लियर है सर, बोलिए। आपको आवाज नहीं आ रही है? पंकज जी आप मुझे ऑडियो नहीं आ रहा है मेरा। हाँ पंकज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा चलिए, पंकज जी का फोन जरा, हाँ पंकज जी, पंकज जी आपकी आवाज मुझे आ रही है, आप जरा बोलिए जो आप बोलना चाहते हैं। सर बोलिए, मुझे आपकी आवाज आ रही है? अच्छा चलिए, पंकज जी का जरा ऑडियो ठीक कीजिए तब तक। दीपक रावत जी, चलिए यही सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं सर, सनातन पर हमला कहां से हो गया है? अभी देखिए, कांग्रेस के नेता हरीश रावत जी, पूर्व मुख्यमंत्री, कह रहे हैं भाई तो सनातन पर हमला है। अगर यूसीसी आ गया, सबको समान अधिकार मिल गए, दीपक जी, तो दिक्कत क्या है? सचिन जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भले ही भारतीय जनता पार्टी इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड कह रही है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। उत्तराखंड के मध्य जरा बात कर रहा हूँ जी, ये उत्तराखंड सिविल कोड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ होता है कि तमाम सारे नागरिकों के ऊपर यह कानून लागू होना चाहिए। लेकिन आपको जानकारी है कि इसमें आरक्षित वर्ग को अलग रखा गया है जी। जो आरक्षित वर्ग से अलग है उनको इसमें लाया गया है। तो पहली बात, ये उत्तराखंड का सिविल कोड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है जी। दूसरी बात, यदि ये कानून इतना ही अच्छा होता, यदि ये कानून एक मील का पत्थर साबित होता पूरे सनातन के लिए या पूरे भारतवर्ष के लिए, तो सचिन जी मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के इतने राज्यों में सरकार है, उन्होंने इसको अब तक ऑप्ट क्यों नहीं किया हुआ है जी? उत्तर प्रदेश ने क्यों नहीं किया है, जिसको उत्तर प्रदेश
सबसे बड़ा प्रदेश और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की नीतियों का अनुसरण करने वाला उत्तराखंड, जी यदि उत्तराखंड ने इतना बड़ा अपना एक अच्छा कानून बनाया है तो यूपी में क्यों नहीं लागू हुआ है? सर, आपको हिमाचल यूपी प्रदेश से में क्या क्यों नहीं लेना है लागू हुआ सर? यहाँ की बात कीजिए ना, सचिन यहाँ जी, तो हो गया ना। सचिन जी देखिए सर देखिए, स्टेट दुनिया में क्या हो रहा है अभी हम वहाँ की बात नहीं करेंगे ना। सचिन जी, दीपक जी, सचिन जी, यहाँ मेरा हुआ क्या है ना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड में हम अगर इतना ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को बोल रहे हैं, हम हमेशा उत्तराखंड सिविल कोड बोलते हैं उसको, क्योंकि उत्तराखंड के लिए है लोग, और कहीं तो सर उत्तराखंड के लिए तो है ना, अभी अब जब दूसरी देश बात के लिए सुनिए, होगा तब होगा। अब दूसरी बात, जब ये कानून आया था, भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रचारकों ने सिर्फ एक ही बात कही थी, ये बहुविवाह को रोकेगा, ठीक बात है, ये तलाक को रोकेगा, ये उत्तराधिकार के जो नियम है उसको सही करेगा। तो मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ, एक आंकड़ा प्रस्तुत किया है, आज जब हम इसको बना रहे हैं 1 साल हो गया है, 5 लाख लोगों ने इसमें अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराया है सचिन जी, और इन्हीं के मंत्री का कहना है कि मात्र 1400 लोग प्रतिदिन इसको अपने आप को रजिस्टर्ड करा रहे हैं। तो आपके माध्यम से पूरे भारतवर्ष को ये जानकारी देना चाहता हूं, सरकार ने अपने इस अध्यादेश को, अपने इस कानून को, इसको पॉपुलर करने के लिए एक और आदेश जारी किया था तमाम अपने सरकारी कर्मचारियों को कि अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन इसमें करवाइए, अनिवार्य करवाइए। तो सर गलत क्या है इसमें? मैंने क्या बोला अभी देखिए, मैं क्या बोलना गलत बता दीजिए क्या है, बस क्योंकि सब सही है ना, सब सही। आगे देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उस 5 लाख को अगर आप डिवाइड करेंगे 365 से, तो वही आंकड़ा आएगा जिसके आंकड़े के बारे में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं। अब हम कहना चाह रहे हैं, आप सिर्फ इस आंकड़े में बता दीजिए। सर वो तो सबके समानता की बात कर रहे हैं, आप आंकड़ा बता रहे हैं, कौन सा आंकड़ा उन्हें पता है? एक सचिन जी, आपके पास आंकड़े होंगे ना, रजिस्ट्रेशन हुआ है, कितनों ने यहाँ पर अपने लिव इन रिलेशनशिप को इसमें रजिस्ट्रेशन कराया है? सर मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखिए वो टेक्निकलिटीज हैं सर, विपक्ष मांग रहा है, आप मांग लेना, मैं अभी इस पर चर्चा कर रहा हूँ। दीपक जी एक मिनट सर, 5 लाख आंकड़े में से कितनों ने तलाक के लिए दीपक जी जब हम चलिए मान जाते, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आप आंकड़े मांग रहे हैं ना, आप आंकड़े मांग रहे हैं ना, आप आंकड़े मांग रहे हैं, उस पर भी मांगूंगा। सिर्फ सरकारी आंकड़ों को नहीं, पंकज जी रजिस्ट्रेशन करा दिया और आपने कह दिया। पंकज जी आपको मेरी आवाज आ रही है? पंकज जी आवाज आ रही है? हाँ पंकज जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, देखिए जब बीजेपी के प्रवक्ता तो ये कह रहे हैं भाई हम तो सबके समान अधिकार और सब चीजों की बात करते हैं, यूसीसी हमने लागू कर दिया। दीपक जी कह रहे हैं कि ये तो उत्तराखंड के लिए कानून लाया गया है, इसलिए तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आपकी पार्टी सर फिर क्यों सनातन धर्म पर हमला इसको बता रही है? देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो बीजेपी का नैरेटिव है, ये बिना धार्मिक उन्माद फैलाए वो रह नहीं सकते हैं। उनकी राजनीति बंद हो जाएगी दुकान जिस दिन वो अपना धार्मिक उन्माद बिना फैलाए। सर कैसे धार्मिक उन्माद है, थोड़ा बता दीजिए, धार्मिक उन्माद कैसे हुआ है? मैं बताता हूँ। हाँ। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी जैसे अभी परम सम्मानित हमारे प्रदेश के मुखिया जो हैं, जो नंबर 1 अपने आप में कहलाते हैं, इस बार भी उन्हें एक नंबर 1 पुरस्कार मिला है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। और वो एक इंडियन हेट लैब 2025 की रिपोर्ट है जिसमें सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेट स्पीच को लेकर वॉशिंगटन डीसी की एक संस्था है जी, डोनाल्ड ट्रंप के मोदी जी के दोस्त की देश की संस्था, जिन्होंने पुष्कर सिंह धामी जी को, जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्हें सबसे नफरती भाषणों में नंबर 1 का खिताब दिया है। सबसे पहले तो उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ठीक है पंकज जी, यूसीसी नफरती कानून है। मैं आपको आ रहा हूँ आइए सर, जल्दी आइए। तो अभी क्या है, समस्या क्या है कि यूसीसी की बात करेंगे, धार्मिक जगहों पर कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, इस चक्कर में उलझा के सारे जो मुद्दे हैं। आप इसका समर्थन करते हैं कि विरोध करते हैं, ये बताइए पंकज जी, समर्थन है कि विरोध है? हम समर्थन जरूर करते, लेकिन फिर उत्तराखंड के ये हित में होता, उत्तराखंड के तो किसके हित में होता? ये हित में किसके है? ये बीजेपी के हित में है। बीजेपी कैसे है सर? बीजेपी के हित में? बीजेपी के हित में कैसे? सिर्फ बीजेपी सर 4 शादी बैन हो गई, केवल सारे 4 शादियां बैन हो गई, 3 तलाक बैन हो गया, हलाला बैन हो गया, तो ये बीजेपी के हित में है? सारे
सारे मुद्दों से ध्यान भटका रही है। आप देखिए आज कहाँ बात हो रही है कि लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है, आज कहाँ बात हो रही है कि करप्शन पूरा फैल चुका है। चलिए देखिए कहाँ चले गए राकेश मिश्रा जी, क्या बीजेपी के हित में, क्या हलाला बंद हो गया भाई, चार शादी 5 शादी बंद हो गई, तो ये समान नागरिक कानून बन रहा है सबके लिए, तो इसमें दिक्कत क्या हो रही है कांग्रेस को और विपक्षी दलों को? दिक्कत है। हाँ सर, मैं आऊंगा। पंकज जी थोड़ा सर बचा के रखिए सर, अभी टाइम है, थोड़ा सबसे एक ले लेते हैं जरा कमेंट। जी मिश्रा जी, देखिए नकारात्मक पक्ष को देखने अगर देखा जाए इसको कि अगर कोई है जो जिनको केवल नेगेटिव चीज़ें दिखाई देती है जी, तो वो नेगेटिव चीज़ें हैं। मुझे इस कानून में जो सबसे बड़ी चीज़ लगती है वो महिलाओं का सशक्तिकरण दिखाई देता है। 50% का अधिकार जी, जो महिलाओं को मिला, जो घर में बेटी को अधिकार मिला, जो उन्हें समानता का अधिकार, ये यूसीसी जो है वो किसी जाति का नहीं है, नागरिकों का है। नागरिक में स्त्री और पुरुष दोनों आते हैं। आदरणीय मिश्रा जी, अनुसूचित जनजाति की बहनें माताएं हमारी नहीं है क्या? नहीं, सुनिए आदरणीय मिश्रा जी, बड़े सुनिए, विनम्रता से आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, अनुसूचित जाति की महिलाएं हमारी नहीं है क्या? नहीं, हमारी माताएं बहनें नहीं है, उनको क्यों छोड़ा गया? केवल जौनसार बावर क्षेत्र को छोड़ा गया क्योंकि उनकी अपनी कुछ, सर वो तो संविधान में भी है ना, हाँ, वो तो बता उनकी दीजिए अपनी कुछ नैतिक चीजें हैं, जैसे हाँ आप उनको दायरे में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोटेक्शन दे रहा है ना, उनके क्षेत्र का नहीं छूटा है। पहले कानून था। हाँ, केवल जौनसार बावर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ के लिए वो यूसीसी को मतलब नहीं लागू किया गया है। उसका कारण है कि उनकी अपनी कुछ ऐसी नहीं तो समान नागरिक संहिता किसी हिंदू सर मुस्लिम, उनकी जो जहां तक मैं देख रहा हूं है छेत्री जी, या फिर आप उनकी सांस्कृतिक विशेषता है, आप उसे किसी भी चश्मे से देखिए, मैं उसमें जो चीजें देख पा रहा हूँ, दो चीजों पे मेरा आज ऑब्जेक्शन है। मिश्रा जी पहले मुझे बताइए सही हुआ कि गलत हुआ? विनम्र निवेदन है कि हम आपसे चाहते हैं आपका विश्लेषण बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक है सर, एक मिनट मिश्रा जी, मैं आपको सही बात, मिश्रा जी एक मिनट बताइए सर, पहले बताइए यूसीसी लागू 1 साल हो गया, ठीक हुआ गलत हुआ? अभी तो बच्चा 1 साल का हुआ है। नहीं ये तो सर कोई बात 1 साल का हुआ, 1 साल में पैर तो पालने में दिख जाते हैं मिश्रा जी। कितना असर इस पे, सुनिए बाकी बातें हमारे आप लोग बताएंगे, मैं कुछ चीजें बोलने में असमर्थ हूं, नहीं जल्दी बोले सर, मुझे फिर उमा जी से कमेंट लेना है कि अभी 1 साल का हुआ है, इसमें महिलाओं को जो समानता का अधिकार, आप लोग इसे हिंदू मुस्लिम चश्मे से देखते हैं, मैं इसे पुरुष और महिलाओं के बीच में जो समानता का अधिकार मिला है उस नजरिए से देखता हूं। ठीक है उमा जी, सर मुझे फिर ब्रेक पर जाना पड़ेगा। उमा जी, आपको लगता है कि महिलाओं को लेकर जो बात मिश्रा जी कह रहे हैं और जो कानून में भी है कि अब आपको महिलाओं को सशक्तिकरण हो रहा है, उनका सम्मान बढ़ रहा है? जो इस समय महिलाओं को खासतौर पर जो महिला शक्ति को लेकर जो हमारी जो डेली हमारी ऐसी न्यूज निकल के आती है जिस पर कि हमें अपनी कानून व्यवस्था पर बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, छेड़छाड़ की घटनाओं में यहाँ कानून व्यवस्था के लिए आज मैम थोड़ा अलग डिबेट कर लेंगे उमा जी, आज थोड़ा इसी पर बोल लेते हैं। वो बिल्कुल ठीक है। मेरा क्वेश्चन क्यों महिलाओं का अलग विषय हो जाता है? यूसीसी के बारे में सचिन जी, जब भी मैं पढ़ती हूँ, जब भी मैं देखती हूँ, तो मेरे मन में हमेशा एक प्रश्न आता है। मुझे लगता है कि मेरे छोटे भाई राजेश मिश्र उसका आंसर बहुत बेहतरीन तरीके से देंगे। हमारे अड़ोस पड़ोस के किसी राज्य में यूसीसी लागू नहीं है। हमारे यहाँ से एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश जाता है, सहारनपुर जाता है, 30 किलोमीटर पार करता है, सहारनपुर जाता है, वहाँ पर दूसरी शादी कर लेता है और उसके बाद वो अपनी दूसरी पत्नी को लेकर भी उत्तराखंड आता है। तो क्या उसके ऊपर यूसीसी लागू होगा? वो कहेगा मैंने तो कोई कानून नहीं छोड़ा। आप ये कह रही हैं, अरे नहीं एक बात बताइए उमा जी, आप ये कह रही हैं कि उत्तराखंड का निवासी सहारनपुर जाता है, पहले जिसकी एक शादी यहाँ हो रखी है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा यह है कि हम उत्तराखंड का निवासी मानेंगे किसको? हमने क्या भू कानून और जो हम 1950 की नागरिकता की बात को लेकर यहाँ पर दिन रात उसके लिए तो तमाम तरीके के डॉक्यूमेंट्स है ना, निवास प्रमाण पत्र है, वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है। जिसका आधार कार्ड यहाँ का होगा वो 2 शादी कैसे करेगा उमा जी सहारनपुर जाके? सचिन जी, एक तरफ हम डेमोग्राफिक चेंज की बात करते हैं और एक तरफ हमारे यहाँ कोई भी बाहर से आए और यहाँ का आधार कार्ड बनवा ले और वो यहाँ का नागरिक हो जाए। कोई भी आधार कार्ड बनवा लेगा उत्तराखंड का उमा जी, आप ये कह रही हैं? कोई भी बनवा लेगा बाहर से आके? अरे 1 साल रहेगा तो उसको स्थायी प्रमाण पत्र कितने साल में बनता है, वही तो मैं पूछना चाह रही हूँ। तो जिसको दूसरी शादी करनी है फिर वो यूपी में जाके नया आधार कार्ड बनवाएगा शादी के लिए उमा जी, आप ये कह रही हैं? यहाँ का वो नहीं हो जाएगा कैंसिल?
आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। एक व्यक्ति जो यहाँ से यूपी गया, ठीक है, उसने यहाँ की नागरिकता छोड़ी 1 साल के लिए, उसके बाद वो यूपी चला गया, वहाँ पे जाके उसने शादी कर ली, उसके 2 बच्चे भी हो गए, 2-3 साल बाद वो उत्तराखंड वापस आ गया, तो क्या उसकी वो शादी इनवैलिड मानी जाएगी? आप मुझे बताइए। और सबसे बड़ा यूसीसी का उल्लंघन तो हमारे सुरेश राठौर जी कर रहे हैं, जिनकी एक तथाकथित सेकंड पत्नी यहाँ पर है, जिसकी वजह से पूरा तो वो देखो ना भी आप उनके साथ क्या हो रहा है, इसीलिए तो फंसे पड़े हैं। मिश्रा जी, अब ये बताइए सनातन पर हमला कैसे हो गया, और जो 3 तलाक का कानून है तो सिर्फ पहले से ही ला रखा है, तो फिर ये बहु विवाह और इन तमाम चीजों पर विवाद क्यों हो रहा है? हाँ देखिए, यूसीसी में जो सबसे बड़ी बात है कि जैसे हमारे भाजपा के मित्र कहते हैं कि 3 तलाक नहीं होगा, तो पहले भी हिंदू लॉ में, हिंदू मैरिज एक्ट में ये नहीं था कि एक विवाह के बाद दूसरी शादी हो सकती है ना, तो ये पहले से कानून था। 3 तलाक वाला कानून लोकसभा से पारित होकर राष्ट्रपति जी की मोहर लग के आ गई, पहले से पूरे देश में लागू है, वो कोई उत्तराखंड के लिए नया नहीं है जी कि यूसीसी आने से 3 तलाक रुक गया, पहले से, आज से पहले रिजीम में ही वो पास कर दिया गया था, तो वो कानून था जी। आज जो मूल विषय उठा है, वो मूल विषय है कि ये सब चीजें, समान चीजें तो आ ही रही हैं अपने प्रदेश में, समान नागरिक संहिता में। मूल विषय जो है वो है लिविंग रिलेशन, जिसपे मेरा ऑब्जेक्शन है जी। शायद जो बातें आज तक 20,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन उस पे हुए हैं लिविंग रिलेशन पे, क्या सरकार के पास ऐसा कोई डाटा है कि 3 साल कोई लड़का लड़की या कोई स्त्री पुरुष लिविंग रिलेशन में रहने के बाद वो शादी में कन्वर्ट हो पा रहे हैं जी? सरकार ने इस पे कोई नीति लगाई है या वो केवल पर्यटन की दृष्टि से अपना समय पास करके निकल रहे हैं? अगर यूसीसी में ऐसे कानून, जबकि मेरे जैसा सनातनी व्यक्ति या संस्कृत को मानने वाला व्यक्ति या घर परिवार वाला व्यक्ति ऐसी छूट नहीं दे पाएगा, लेकिन इस कानून के मतहत एक लाइन लिखी गई है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना है अगर आप 18 साल के ऊपर हैं। तो सरकार को इन विषयों पर भी बहुत चिंतन करने की जरूरत है, कहीं ये हमारे लिए पर्यटन का क्षेत्र ना बन जाए। बिल्कुल। राजेश जी, क्या लग रहा है कि देखिए, जिसे अभी उमा जी कह रही थी कि भाई एक शख्स आता है उत्तराखंड में, यहाँ का आधार कार्ड बनवाया, 1 साल 1.5 साल रहे, उसके बाद यहाँ पर शादी कर ली या फिर लिव इन में रहे, उसका तो फिर देखिए रजिस्ट्रेशन हुआ या नहीं हुआ वो अलग थिंग है, लेकिन जब हम उत्तर प्रदेश गए, एक शादी वहां पर कर ली, और जो अभी मिश्रा जी भी कह रहे हैं। सचिन जी देखिए, आपने जो बड़ी दीदी उमा जी ने अभी सवाल किया था, उसमें आपने बेहतर जवाब उसी समय बता दिया था कि देखिए, पंजीकरण के कुछ नियम कानून तय होते हैं। ये सुझाव जरूर आम आदमी पार्टी का उन लोगों के लिए बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखिए सारी बातें सोच पे निर्भर करती हैं, और हम जैसा सोचते हैं, जैसे विचार हमारे होते हैं, वैसे ही हम परिकल्पना भी करने लग जाते हैं। प्रदेश की सरकार ने जब नियम बनाया तो रजिस्ट्रेशन के भी नियम है, और एक विवाह कर रहा है, बहु विवाह कर रहा है, लेकिन उत्तराखंड के अंदर आके जब उसको अपनी दूसरी शादी, तीसरी शादी या कोई भी शादी को यहाँ पे सार्वजनिक करना पड़ेगा या कहीं पे अपनी बीवी को हक अधिकार की कोई बात करनी होगी, तो उस टाइम पे जब जांच होगी या उसने किसी तरह की अपनी पारदर्शिता छुपाने की कोशिश करी, तो निश्चित रूप से यूसीसी के जो कठोर कानून है, जो नियम है, उसके तहत उस पर कार्रवाई भी होगी, और वो कार्रवाई वो, और जो उस पे दोषी उस पे पूर्णतः होगी। लिव इन की हम बात जहां तक कर रहे हैं, देखिए मैं ये मानता हूं कि आए दिन जो हमारा देश, हमारा प्रदेश वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहा है, हमारे भी बच्चे बड़े बड़े हैं, हम लोग भी उनकी सुरक्षा को देख के कहीं ना कहीं गंभीर और सचेत होते हैं जी। तो उस दिशा में अगर हम इस बात को देखते हैं कि लिव इन में रहने के बाद जो कई घटनाएं, अप्रिय घटनाएं, लोग धर्म बदल के, नाम बदल के, जाति बदल के, होटलों में रहना, घरों में रहना, किराए पर रहना, ऐसी जो घटनाएं निरंतर हो रही थी, उस पे ये रोक लगाने का काम होगा। सर यूसीसी उस पर कैसे लागू? चलिए राजेश जी, ये बताइए, अगर लागू ही होना था तो सर पहले दिल्ली से लागू हो जाता, भाई स्टेट में बाद में हुआ हो सकता था, लेकिन पहले अगर नेशनल स्तर पर हो जाता। एक मिनट सर जी देखिए सचिन भाई, 2 तरह की बातें निकलकर मैंने आपसे बात कही कि 2022 में प्रमुख पार्टियां जो इस प्रदेश की हैं, उन लोगों ने एक आधार पे चुनाव लड़ा। एक पार्टी जो हमारी प्रमुख विपक्षी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने के लिए, जो बिल्कुल उनका फ्लॉप आइडिया रहा, और प्रदेश की जनता ने उन्हें एक सिरे से खारिज करके बाहर फेंक दिया। देखिए, आपकी इस बात पर कांग्रेस वालों को बड़ी आपत्ति है राजेश जी, कि आप इस तरीके की बात बोलते हैं ना, तो उनको मतलब ये नागवार गुजरती है बात
क्योंकि उन्होंने, मुझे लगता है कि वो ये मानते हैं कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोले। सचिन जी, इस पे एक बारी आप खुली बहस करवा लीजिए, खुली बहस करवा लीजिए इस पर। तो राजेश जी, अब ये यही तो दिक्कत है राजेश जी। देखिए अब वही आ रही है ना बात, हिंदुस्तान पाकिस्तान मंदिर मस्जिद आगे वहीं पर वो बात। अब ये बात, आपने जब पाकिस्तान का 100 दिन के अंदर लोकायुक्त आएगा, कहाँ है लोकायुक्त, कहाँ पहुंचा, क्या हश्र हो रहा है ये जग जाहिर है। फिर ये डिबेट का विषय किसी और जगह पे चले जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ चलिए हम इस बात को 2022 क्यों ला रहा हूँ। ठीक है, दृष्टि पत्र की बात कर रहे थे ना, दृष्टि पत्र में तो ये भी था क्योंकि 100 दिन के अंदर लोकायुक्त आएगा। पंकज जी, ये मुख्य अंग था। पंकज जी ये बताइए मुझे, अंग दो पार्टियों ने अपने अपने आधार पर लड़ा। मैंने कहा ना, जैसे प्रमुख कांग्रेसी पार्टी ने इस प्रदेश के अंदर मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने की बात को रखकर कहा, और हमने यूसीसी लाने की बात को कहा, और हम जो बार बारी विपक्षी पार्टियां हम पे आरोप लगाती है तुष्टीकरण की, मैं ये समझना चाहता हूं कि हमने कोई एक धर्म विशेष के लिए, कोई जाति के लिए, कोई समुदाय के लिए, कोई वर्ग के लिए, कोई पंथ के लिए अगर ये कानून बताया है तो बनाया है तो उसको साबित करो। चलिए ठीक है पंकज जी, मुझे ये बताइए एक सचिन जी, राजेश जी, पंकज जी बताइए, एक चीज बताइए। एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम मुस्लिम समुदाय का भला करना चाहते हैं, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी नहीं होनी चाहिए, कोई पढ़ने की जगह तो होगी ना। अगर मैं कहता भी हूँ कि अगर कांग्रेस में, अरे सर यूनिवर्सिटी तो बहुत है उत्तराखंड में, कहीं भी जाकर पढ़ लीजिए, अलग से क्यों चाहिए, बताइए, अलग से क्यों चाहिए यूनिवर्सिटी, पंकज जी, अलग से क्यों चाहिए? जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी नहीं है? अरे सर AMU है, JNU है, DU है, वहां पढ़िए ना, अलग से क्यों बना रहे हैं? कम से कम कच्ची बात, ये आपका झूठ पड़ेगा। और कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती है, उस समय अगर FIR कराई होती तो आपके बड़े बड़े नेता घुटनों पे होते। चलिए एक राजेश जी प्लीज आप एक मिनट, राजेश जी जस्ट अ मिनट। जैसे इस बार AI का फैब्रिकेटेड वीडियो बनाया ना, मुकदमा लिखाया कांग्रेस ने, घुटनों पे आ गए 2 मिनट में। पंकज जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। आपके झूठ का और फरेब का यही है, एक दिन मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे आप डिबेट कराइए, ठीक है खुली बहस। सर मैं पहले सनातन पे बात कर लेता हूँ, सर सनातन पे बात कर लेता हूँ। पंकज जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पंकज जी ये बताइए, UCC विवाह जैसी पवित्र संस्था और हिंदू पारिवारिक व्यवस्थाओं की जड़ों पर गहरा प्रहार करती है, ये आपके नेता कह रहे हैं, और ये उन्होंने कहा कि सनातन धर्म एक धर्म संस्कार है, इसका पंजीकरण जो है वो अनिवार्य हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये कैसे हो गया सनातन पर हमला, विवाह पर हमला? पंकज जी, यदि जो इसमें कई सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी मिश्रा जी ने भी बोला, ऐसे हमें भी कई प्रकार की आपत्ति है कि लिव इन, कई सारी चीजें ऐसी हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए, समाज में सारे पहलुओं पर बात होनी चाहिए। पंकज जी एक बात बताइए, हिंदू मैरिज एक्ट में तो एक शादी हो गई, हिंदू तो एक शादी कर रहा है। पंकज जी एक शादी हो गई, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर उसका रजिस्ट्रेशन कराना सरकार कह रही है कि उसे अनिवार्य कीजिए, तो आपके नेता कह रहे हैं ये हमला है। ठीक है, पहले नहीं होता था, अब तो हर चीज का प्रमाण पत्र है सर, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, सारे पहलुओं पर। तो अगर सरकार रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है तो सनातन पे हमला हो गया, वो सनातन पे हमला हो गया सर। पंकज जी ऐसी जल्दीबाजी क्या थी बताइए ना, इस पे डिस्कशन होना चाहिए। लिव इन वाला पहलू सबसे बड़ा अरे आप तो एक ही जगह है हिंदू धर्म पे, एक ही जगह पर अटके सनातन धर्म पे लिव इन वाला पहलू सबसे बड़ा। वो तो सर कोर्ट ने भी, वो पुष्कर सिंह धामी तो लेकर नहीं आ रहे हैं, उस पर तो सुप्रीम कोर्ट भी कई बार टिप्पणी कर चुका है लिव इन पे। तो उसमें अब धामी जी कहेंगे कि नहीं यहाँ लिव इन में कोई नहीं रहेगा। ये भी तो सर किसी ना किसी इंसान की जो जिंदगी है, निजी जिंदगी है, उस पर उसके अधिकारों का हनन नहीं होगा फिर ये। इस पे ये निजता का तो आप हनन कर रहे हैं ना। आप किसी नशेड़ी को दे दीजिए शराब पीने के लिए, आप नहीं, वो तो बैन है ना, बैन है मिश्रा जी, वो तो बैन है, स्मैक तो बैन है ना, पकड़ा जाएगा तो कार्रवाई होगी। संस्कृतियों को अगर कोई प्रदेश सरकार या कहीं की सरकार बढ़ावा देती है या कोई भी बढ़ावा देता है, नहीं सरकार नहीं दे रही है, सरकार नहीं दे रही है। उसमें सुप्रीम कोर्ट में कई बार याचिकाएं दाखिल हुई है मिश्रा जी, सुप्रीम कोर्ट ने तो उसको भी मान्यता दे दी थी। तो गलत बोलते हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपको आपत्ति हो? हाँ, LGBTQ, हाँ तो भैया मानसिकता है, ठीक है। दीपक रावत जी आपको क्या लग रहा है, ये कहां से, सर एक बात बताइए, कि हिंदू परंपराओं पर हमला हो गया, सनातन धर्म पर हमला हो गया, अब आप मुस्लिम्स के बारे में तो बोल नहीं पा रहे हैं कि मुसलमानों पर हमला हो गया, तो फिर आप कहेंगे नहीं मुसलमानों की बात करते हैं, तो हिंदुओं को ही ले लो टारगेट पर। देखिए ये जिस प्रदेश में हम रहते हैं देवभूमि है,
और कभी भी कोई किसी भी राज्य में या देश में कभी कोई कानून लाया जाता है तो सबसे पहले देखा जाता है कि क्या ऐसी कोई समस्या उत्पन्न हो रही है समाज में जिसको प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए हमें कानून की आवश्यकता है जी। और यदि उत्तराखंड में यह कानून की आवश्यकता पड़ी लिव इन रिलेशनशिप की, तो मैं अभी भी चुनौती देके पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो या स्वयं मुख्यमंत्री हो, जितने भी हो, आप सिर्फ 2026 का से पहले जो हमारा ये आंकड़ा है 2025 का, इससे पहले कि वो आंकड़े प्रस्तुत कर दीजिए जी, जो लिव इन रिलेशनशिप की समस्या वाले थे इस प्रदेश में और एक बहुत व्यापक प्रॉब्लम समस्या समाज के ऊपर खड़ी हो रही थी जी, वो आंकड़े प्रस्तुत होने चाहिए ना, जिसकी वजह से ये इतना कठोर कानून आया या एक कानून लाने की सरकार को जरूरत पड़ी। आप इसको कंडेम करते हैं कि नहीं आना चाहिए था? नहीं आना चाहिए था। कहाँ है मैं आपको पता कर, क्या हम ये देवभूमि को गोवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मुंबई बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ये देवभूमि है। अब देवभूमि में आपने इस कानून को ले आए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि इस कानून की जरूरत उत्तराखंड में क्यों थी जी। और आपको बताता हूं पंकज भाई, जरूरत उत्तराखंड को नहीं थी, जरूरत 2024 के लोकसभा चुनाव में थी, जिसका फायदा नहीं मिला यूसीसी का और ना 2027 में मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। 400 का आंकड़ा बोलते बोलते 240 में अटक गए, ये जल्दबाजी थी। एक हफ्ते के अंदर 400 पेज का, मैं आपको बताता हूं, राजेश भाई भूल गए बताना, 7 दिन के अंदर अंदर रातों रात 400 पेज का डॉक्यूमेंट पढ़ा गया और आज तक उसमें त्रुटियां निकल रही हैं, आज तक उसमें उसको संशोधित किया जा रहा है। मैं पूछना चाह रहा हूं, अगर इतने ही इनके बुद्धिमान थे सारे वो जो समिति में बैठे हुए थे, तो ये त्रुटियां कैसे निकल रही हैं? अचानक 7 दिन के अंदर 400 पेज का डॉक्यूमेंट पकड़ लिया। हमने तो पूछा था, पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं आया, पब्लिक डोमेन में यूसीसी का ड्राफ्ट आया ही नहीं। हमने बार बार पूछा कि आप बताइए कि किस स्वरूप में ला रहे हो, रातों रात बैठ के यूसीसी पास किया गया, वरना ये समस्या जो होती ये पहले आ जाती। तो सर विरोध किया था, आप लोगों ने विरोध किया था इसका? बिल्कुल, सभी ने किया लिखित में। और आपको यकीन दिला दो, यहां तक कि इनको बताइए, अगर आप तो उसमें है ना, जब ये यूसीसी आ रहा था, आपके चैनल के जितने पत्रकार हैं, विपक्ष को तो नहीं दिया, आप किसी एक पत्रकार को ले आइए जिसके पास ड्राफ्ट आ गया हो। ठीक है, आप नहीं चाहते थे कि महिलाओं को समान अधिकार मिले। अब हम क्या देखिए, विषय कहां है, हम ये कह रहे हैं, क्या महिला, मैंने पहले भी कहा, उत्तराधिकार का अधिकार पहले नहीं मिल रहा था, बहुविवाह केंद्र ने बंद नहीं करा, ठीक है, जो हिंदुओं के लिए 2 विवाह पहले से प्रतिबंधित नहीं था। सर मुसलमानों में क्या है, तो फिर मुस्लिम्स को टारगेट कर रहे हैं? आप मुझे नहीं, मुस्लिम्स को टारगेट करिए बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी बताएगी कि ये यूसीसी लाने, ठीक है राजेश जी जल्दी बोलिए सर, मुझे फिर उमा जी के पास जाना है, जल्दी बोलिए राजेश जी। कुछ प्रतिबंध था सर, 30 सेकंड्स में जल्दी। सचिन भाई देखिए, इन्होंने 400 पार की बात करी, इन्होंने कहा 24 में आगे 27 में नहीं आएंगे। मैं आपको बता देता हूं, यूकेडी इस प्रदेश के अंदर, अगर हम भारत की बात करें, राजनीतिक रूप से 41 साल पुरानी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी 40 साल पुरानी पार्टी है। आज 40 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्य, राजनीतिक रूप से आपकी पार्टी छोटी है। 40 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तादाद देख लीजिए, संख्या देख लीजिए, सांसद देख लीजिए, विधायक देख लीजिए, और यूकेडी की गलत नीतियों की, गलत नीति, गलत विरोध, और जो अभी भी तर्क दे रहे हैं, कुतर्क दे रहे हैं, इन कुतर्कों का नतीजा है कि इनका एक ग्राम प्रधान नहीं चुना जाता है। ये इसका सीधा सीधा, अरे आपको पता भी है ग्राम प्रधान था, है यूसीसी, पता है आपको राजेश जी, जो ड्राफ्ट था आपका तो सुपड़ा साफ होने वाला है। ठीक है, ये उन बैठकों में नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी को नेताओं को चाहिए दो शादियां, चलिए ठीक है, आपके नेताओं को चाहिए इस प्रदेश में 2 शादियां, रिलेशनशिप। इंडी गठबंधन का बंतारा में क्या हो रहा था, वो वीआईपी का क्या करने गया वहां, ये आप लोग अपने लिए लाए हो। भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं के जो विवाह से अलग संबंध है उनको जस्टिफाई करने के लिए ला रही है। चलिए ठीक है सर, अरे उनको तो करेंगे रजिस्ट्रेशन पहले, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को जो यहाँ के, पहले उनको तो रजिस्ट्रेशन कराइए आप। ठीक है, उमा जी को स्क्रीन पर लाइए, पहले सबसे पहले अपना कराइए, अपने नेताओं को कराइए। उमा जी को स्क्रीन पर लाइए। उमा जी, अगर कराया होता, मैं कह रहा हूँ उर्मिला राठौर इतना चिल्ला नहीं रही होती, उर्मिला राठौर उसका कराइए, वो भी आप ही की पार्टी की है, पहले उनका कराइए। ठीक है, बाकी जनता की सुधार करनी होती है। ठीक है उमा जी, आप बताइए। उमा जी सर, एक वोट के लिए भाग रहे हो, चलिए ठीक है राजेश, तर्क का कोई आधार, गट्टू कौन है भाई, कहीं किसी को ढूंढ रहे हैं, और इस पर तो बहुत उस पर बहस करेंगे, मुझे बताइए, जब कोई घटना हो जाए, जब ये घटना हो जाए, तब उससे गट्टू तो बता दीजिए, घटना के बचाव के लिए प्रिवेंशन जरूरी है। ये वो गड्ढा रहा
तो ये बोलेंगे गड्ढा चलिए क्यों सर, है? मैं पहले उमा जी के पास अरे जाऊंगा। गड्ढा भर दिया, फिर गिर गया तो हम गिरे क्यों? अरे भाई, ये मैंने वो लोग हैं, गड्ढू इसलिए बोला, इनकी बात को गड्ढू। सीरियस लेने की ठीक जरूरत है, नहीं बोला। उमा जी, गड्ढे में तो भारतीय जनता डिबेट में पार्टी आगे का लोगों हुआ का है। सम्मान है, एक मिनट, आप लेकिन दोनों उत्तर शांत हो के जाइए साथ जरा। अपना ऐसे गला तो फाड़ेंगे राजेश बेकार है। भाई, ऐसे तो कुछ भी डिबेट में समझ में नहीं आएगा। रावत जी, एक मिनट। जिस आधार पे यूकेडी बनी है, एक मिनट जिस दीपक आधार जी। पे एक लाइन यूसीसी दीपक जी, एक मिनट। दीपक जी, राजेश जी, 2 मिनट रुक जाइए सर। सर, एक मिनट, ऐसे तो डिबेट में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। ऐसे डिबेट में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। ऐसे डिबेट में समझ में नहीं आएगा। दीपक जी प्लीज, लोकसभा में नहीं, और ये बात कर रहे हैं दीपक जी जस्ट अ मिनट। उमा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, महिलाओं को जब कानूनी सुरक्षा मिल रही है, उमा जी आप बोलिए, जब विवाह की बात हो, तलाक की बात हो, संपत्ति जैसे मामलों में महिलाओं को अधिकार मिल रहा है, तो उसमें फिर आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? आप तो एक महिला, आप नहीं चाहती कि उत्तराखंड की महिलाओं को सम्मान मिले, उनके अधिकार मिले? देखिए, महिलाओं को तो अधिकार हमारे कोर्ट में पहले से मिले हुए हैं। हमारा जो पिता की संपत्ति में जो अधिकार है वो हमारे पास 2005 से पहले से आया हुआ है, और अभी ट्रिपल तलाक का जो अधिकार है वो भी आया हुआ है। उसके मैम हलाला भी है, इद्दत भी है, क्या मुस्लिम्स को मिला हुआ है? देखिए, यूसीसी में मैं फिर से कहना चाहूंगी कि यूसीसी में जो अड़ोस पड़ोस के राज्य हैं, खासतौर पर जैसे बीजेपी शासित हमारे पड़ोस के राज्य हैं, उनमें भी लागू होना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं बार बार मुझे इसी बात के थोड़ा चिंतित मैं होती हूँ कि यूसीसी का मिसयूज करने के लिए बहुत सारे रास्ते इन्होंने खोले छोड़ दिए हैं कि आप यहाँ से जाइए, दूसरे राज्य में चले जाइए, वहां पर आपको जो करना है, जैसा करना है आप कर सकते हैं, उसके बाद आप वापस यहाँ आ जाइए। ये एक सबसे बड़ा लूप होल इन्होंने छोड़ा है। अगर आप यूसीसी लागू करना चाहते हैं तो पूरे देश में एक साथ लागू होना चाहिए कि भाई देखिए ये कानून बन गया और अब इस कानून के तहत पूरे देश में चलेंगे। जैसे मतलब मुसलमानों में अगर मुस्लिम की भी बात करूँ तो बहुत सारे मुस्लिम राष्ट्र ऐसे हैं जहाँ पर बहुविवाह प्रतिबंधित है, जहाँ पर अभी आप उमा जी कह रही थी कि कोई एक शख्स आएगा यहाँ पर, उमा जी आप कह रही थी कोई एक शख्स आएगा, और मिश्रा जी भी कह रहे थे कि भाई एक शख्स आएगा, वो यहाँ शादी करे, वो लिव इन में रहेगा और उसके बाद वो चला जाएगा दूसरे स्टेट में। तो मैम उसमें मेंटेनेंस का भी उसमें प्रावधान रखा गया है। जब रजिस्ट्रेशन होगा और वो छोड़ के जाएगा तो मेंटेनेंस का भी उसमें रखा गया है। ऐसा नहीं है सर, पढ़ लीजिए। विवाह के बाद लिव इन को देख लीजिए सर, लिव इन रिलेशन में सुरक्षा है, ये सुरक्षा प्रदान की गई है। लिविंग रिलेशन में अगर कोई कपल्स आपसी सहमत से रहते हैं तो वो सिर्फ एक लाइन लिखने के बाद, अंडरलाइन करने के बाद वो अपने संबंध को कूट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो विवाह जैसे पवित्र बंधन में बंध गए हैं। नहीं, पवित्र में मैं नहीं कह रहा हूँ। नहीं, वो उसको अगर कोई लिव इन में रहने के बाद छोड़ करके जाएगा, नहीं, लाइबिलिटी नहीं बनेगी उस पे। हम किस प्रदेश में किस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं? सर जो बच्चे होंगे क्या मेंटेनेंस नहीं देगा लिव इन में रहने के अगर बाद? वो उत्तराखंड में है तो उसके बाद वहां नहीं देगा। मैंने पहला सब जो बोला वो यही बोला कि इसमें महिलाओं का अधिकार दिया गया, महिलाओं को और बल दिया गया। लेकिन जो अस्त्र महिलाओं के साथ होता था, देखिए अब महिलाओं की स्थिति से सोचिए, जो महिलाओं के पास अस्त्र होता था कि अगर लिविंग रिलेशनशिप दे दिए गए, दोनों ने सहमति से थाने में या पुलिस में या जो भी सूचना दे दी, उसके बाद वो उस पर कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं डाल सकती। ठीक है, यहां वो कमजोर हो जाती है। चलिए ठीक है पंकज जी, उसकी जो उसका जो साथी रहने वाला है पंकज जी, क्या बीजेपी इस पूरे कानून को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखती है? जो आप कह नहीं पा रहे, आपके नेता सनातन पर तो हमला कर रहे हैं, लेकिन वहां नहीं कह पा रहे जो आप कहना चाहते हैं, जिसके लिए विरोध हो रहा है। जबरन जो है वो चीज उगलवाना चाहते हैं जो कि बीजेपी हमसे करवाना चाहती है, परंतु हम सीधे सीधे बोलना चाहते हैं कि इतिहास भी याद रखेगा, क्योंकि लोगों के लिए अभी जिस प्रकार दीपक भाई ने बोला कि कानून कब बनता है, तो कि कोई ऐसी जरूरत आन पड़ती है। ऐसी जरूरत उत्तराखंड को नहीं थी, केवल ये अगर ऐसी जरूरत होती तो उत्तर प्रदेश में पहले बनाती बीजेपी। क्यों हमारे प्रदेश को ये एक्सपेरिमेंट प्रदेश बना दिया गया है, इस बात को लेकर हमें ऐतराज है। ठीक है, इसीलिए हम हमेशा कह रहे हैं कि अभी बहुत सारे मुद्दे, हमारा अभी 25 साल का उत्तराखंड है जी, और हमारे सामने इतनी सारी चुनौतियां हैं। पंकज जी उत्तराखंड में तो ही लोग, पंकज जी इसलिए जरूरी था सर कि यहाँ पर जो बाहर के लोग आकर रह रहे हैं, शादियां कर रहे हैं, गलत तरीके से रह रहे हैं, मुख्यमंत्री यही तो कह रहे हैं कि भाई गलत तरीके से कोई नहीं रहेगा। उसके लिए सारे कानून है, पहले से कानून है। तो क्या मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए लाए हैं? पर बीजेपी ने चर्चा करी है? ये मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए है ये?
नहीं, अभी हमें ऐसे कानून की आवश्यकता नहीं थी। राजेश जी, क्या ये मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए लाए क्या? देखिए भाई, हिंदुओं के जो अधिकार दिए हैं वो ज्यादातर उनके पास पहले से ही थे। कोई शादियां नहीं कर रहा है, अधिकार जो है बेटियों को वो भी मिल रहे थे, बहु विवाह नहीं हो रहे थे। भाई इन्हें सुनिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी या अन्य जो इनकी बी और सी टीम की पार्टियां हैं, इन्हें मुसलमान परिवार, मुसलमान भाई बहन सिर्फ वोट डालने के लिए चाहिए। उनका भला कैसे हो, उन्हें शिक्षा कैसे मिले, उनका समग्र विकास कैसे हो, वो आगे उन्नति कैसे करें, उससे इन किसी भी पार्टियों का कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश द्वारा चुनी गई सरकार है। मैंने आपको कहा, पार्टी जब दृष्टि पत्र के हिसाब से चुनाव लड़ी थी तो वो अपने आधार पे काम कर रही है, लोगों के कहने पर काम कर रही है। बार बार कह रहा हूं कि 2 साल तक लगातार मंथन हुआ यूसीसी पर, और मंथन होने के बाद सभी पार्टियों को, सभी लोगों को, ठीक है, जल्दी बोलिए राकेश जी, जल्दी बोलिए सर, समय इनको बोलिए, थोड़ी सी आदत में सुधार कीजिए। इंसान हो तो इंसान की तरह बैठ के बोलना जानते हो तो सुनना भी सीखो। आपकी पूछ पे नंबर 1 का अवार्ड मिला है। बोलिए सर, डिबेट में बीजेपी में जाके तुम्हारे पास तर्क नहीं है, बीजेपी में जाके आपकी पूछ निकल गई क्या? राजेश भाई, बोलिए बोलिए। जब हम समान नागरिक संहिता, बीजेपी में जाके पूछ निकल गई क्या? जब मेरा प्रश्न है, अपना इंतजार करो, समय बोलो कहीं पर। राजेश जी, जरा सवाल सुन लीजिए राकेश जी का। आप सवाल पूछिए, आप सवाल पूछ लीजिए। इनको परेशानी है, राजेश भाई दवाई खाकर आना जब डिबेट में आते हो। चलिए ठीक है सर, मेरे पास सर मेरे पास समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया राजेश जी, पंकज जी, दीपक जी, राकेश मिश्रा जी, उमा सिसोदिया जी, बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोगों ने इस विषय पर अपनी बात रखी। तो सवाल यही है कि यूसीसी पर आमने सामने तो हैं, लेकिन रिजल्ट्स कितने आएंगे, क्योंकि जैसा सब लोगों ने कहा अभी 1 वर्ष ही हुआ है। देखना होगा आगे इसके क्या पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।